हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बिजनेस लॉ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर अप करवा रहे हैं। उसकी चैप्टर 10th की वीडियो है जिसका नाम है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, इस सब कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? From the standpoint of its nature, a contract may be a absolute or a contingent contract. अगर नेचर के बेस पे अगर हम बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट या तो एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज विदाउट एनी कंडीशन। जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिना कंडीशन के होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। इन विच द प्रोमिसर बाइंड हिमसेल्फ टू परफॉर्मेंस इन एन इवेंट। जिसमें प्रोमिसर होता है वो अपने आप को बाउंड करता है कि ये इवेंट मैं करूँगा, ठीक है। बट इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशनल, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल होगा, इट इज़ एनफोर्सेबल ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। ये सिर्फ तभी एनफोर्सेबल होगा जब वो कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। एंड इट इज़ टर्म्ड एज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जब सिंपल कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी, प्रोमिसर खुद एक इवेंट हैपन होने पर खुद परफॉर्मेंस करेगा, कोई कंडीशन नहीं रखेगा, तो वो होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन हो जाती है और उस कंडीशन के फुलफिल होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए गेट्स हिज प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। देखो, ए ने अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवा लिया और फायर के रिगार्डिंग, द इंश्योरर इज बाउंड टू रियम्बर्स ए फॉर लॉस और डैमेज टू हिज प्रॉपर्टी इन केस ऑफ फायर। तो जो इंश्योरर है वो इस टाइम पे बाउंड हो गया कि अगर ए की प्रॉपर्टी में फायर होने से, मतलब आग लगने से अगर कोई भी डैमेज होता है, तो जो इंश्योरर है उसको रियम्बर्स करेगा, देगा, पैसे क्लेम करेगा। इट इज़ अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट विथ स्टिपुलेट कंपनसेशन टू ए when and only when his property has been lost or damaged by fire। तो एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर कोई फायर लगने से कोई भी प्रॉपर्टी में डैमेज आया तो उसकी क्या होगी, कंपेंसेशन मिलेगा उसको, ठीक है। Such a contract where the performance is dependent on the occurrence of no or non-occurrence of a event is a contingent contract। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ जो परफॉर्मेंस है डिपेंड करती है किसी इवेंट के होने और ना होने पे, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी चीज़ को करना और किसी चीज़ को ना करना कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इफ़ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई इवेंट कोलेटरल है उस इवेंट से, सच कॉन्ट्रैक्ट से, डज और डज नॉट हैपन। देखो, कोई हम काम करेंगे या नहीं करेंगे उससे रिलेट करता है। कोलेटरल करता है किससे, कोलेटरल है किस चीज़ के, किसी चीज़ के या इवेंट के होने या ना होने से। किसी काम का करना या ना करना किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड जब करता है, उसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कोलेटरल इवेंट क्या होता है। अब इन द वर्ड ऑफ पोलेक एंड मुल्ला, ए कोलेटरल इवेंट मीन्स एन इवेंट विच इज नाइदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोमिस्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। एक कोलेटरल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो कि परफॉर्मेंस जो प्रॉमिस किया है वो डायरेक्टली परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं होती एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। और एक प्रॉमिस की पूरी कंसिडरेशन भी नहीं होती कोलेटरल इवेंट। भाई हम क्या है कंसिडरेशन है, कोलेटरल इवेंट तो ये है बस कि कुछ कोलेटरल जो डिपेंड करता है कोलेटरल इवेंट, उस इवेंट का घटना होना या ना होना उस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रॉमिस करा था उसका होने ना होने से, करना या ना करने से डिपेंड करता है। इन ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट दैट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक इवेंट की होना और ना होना वो जिस पे बेस्ड होती है कंसिडरेशन, उस ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट नहीं है। इवेंट्स का होना और ना होना कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई भी पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कि आग लगी
या नहीं लगी। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट सिर्फ ये है अगर आग लग गई तो पैसे मिलेंगे बस। अब आग लगने ना लगने पे कोई ना लगे तो नहीं मिलेगा, लगने पे मिलेगा। तो आग के पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, पैसे तो जो डैमेज हुआ है, जो इंश्योर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है डैमेज होगा उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, फीचर्स ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। A contingent contract has all the essential feature of valid contract। valid contract के सारे features हैं, essential feature जो हैं। section 31 of the Indian Contract Act defines the essential characteristics of a contingent contract as under। essential contract देखो define करता है। first, the promise is based on an uncertain event। फीचर्स कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होता है कि एक अनसर्टेन इवेंट है, अनिश्चित इवेंट है जिसका हमें नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा, उसके बेस पर एक प्रॉमिस है। यानी कि जब इंश्योरर ने इंश्योर किया बिल्डिंग को कि फायर लगेगी तो क्लेम मिलेगा, फायर नहीं लगेगी तो डैमेज का क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड हो गया प्रॉमिस कि अनसर्टेन इवेंट क्या है, कभी फायर लग गई, क्या पता ना लगे, क्या पता लगे, ठीक है। इस तरीके से द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो इवेंट है वो कोलेटरल है, किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ। देखो इवेंट क्या हो गया, कोलेटरल इवेंट हो गया, इसमें आग लगना, ठीक है। और ये कोलेटरल है कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। कॉन्ट्रैक्ट देखो इंश्योरर और जो जिसका इंश्योरर और जो इंश्योरेंस करने वाला है, इंश्योरेंस और पर्सन है, इंश्योरेंस करने वाला एक पर्सन है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आग लगेगी तो ये चीज़ आपको डैमेज देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आग लगना उसका कोई वो पार्ट थोड़ी है कॉन्ट्रैक्ट का कि भाई या तो वो बंदा खुद आग लगाएगा या वो आग लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो अपने आप अनसर्टेन इवेंट पे है। तो जो इवेंट मस्ट बी कोलेटरल होना चाहिए इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से इंसिडेंटल से होना चाहिए। देखो इट मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो इवेंट है कोलेटरल इवेंट वो पार्ट नहीं है उसका। फॉर एग्जाम्पल इफ ए प्रोमिस बी दैट ही विल पे 1000 टू बी, if B gives him his Maruti car, it is a contract between the two that involves A paying an amount to B and B giving to his car to A। It is a straight and simple contract। देखो ए ने बोला 1 लाख रुपए ले ले, बी ने बोला बी को बोला 1 लाख रुपए ले ले अपनी कार दे दे, तो इसमें सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कार दे देगा और वो उसको 1 लाख रुपए दे देगा, तो स्ट्रेट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड बोथ एक्शंस आर अ पार्ट ऑफ इट। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग हैपनिंग। ये कोई ऐसा तो है नहीं कुछ चीज़ हैपन होगी तो जाके इस पर डिपेंड होगा कि हाँ ये चीज़ होएगी तो ये कार वाला कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सिंपल स्ट्रेट है, एज सच इज नॉट ए कॉन्टिजेंट, इसलिए प्रकार ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस मेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन इवेंट। कोई एक प्रॉमिस का परफॉर्मेंस होना मेड इन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन इवेंट, इवेंट नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, बट इवेंट का घटना और ना घटना ये क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द प्रोमिजर्स विल और डिज़ायर। जो इवेंट है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए, जो प्रोमिजर और प्रोमिजी दो होते हैं, प्रोमिजर जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी विल और डिज़ायर पर बेस्ड नहीं होना चाहिए जो इवेंट है। इट इज़ एसेंशियल फीचर of a contingent contract that the happening or non-happening of the event is not controlled by the promiser। देखो अब हम सिंपल वही एग्जांपल ले रहे हैं, आग लगने वाला। प्रोमिजर ना तो प्रोमिजी के हाथ में है और ना ही प्रोमिजर के हाथ में है कि वो कंट्रोल कर सके कि फायर लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना तो इंश्योरेंस करने वाला कंट्रोल कर सकता है कि भाई मैं फायर नहीं लगने दूंगा ऐसे गोदाम में, और ना ही वो कर सकता है कि भाई वो जानबूझ के अपने उसमें फायर लगा दे, क्योंकि वो सारी चीज़ें सुराग में मिल जाती हैं, ठीक है। तो कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। अगर कंट्रोल होगी प्रोमिजर के, मान लो प्रोमिजर के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, प्रोमिजर के कंट्रोल में होगी तो क्या कहेगा, वो आग लगने नहीं देगा कभी, ठीक है। If A says B that he would sell his house to the latter for 5 lakh, if A feels like it later for 5 lakh, if he feels like it does not constitute a contingent contract। तो देखो इसने A ने बोला है कि मैं B को अपना घर बेच दूंगा अगर मुझे अच्छा लगा, मतलब उसकी विल पर, प्रोमिजर की विल और डिज़ायर पर डिपेंड नहीं है।
तो वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो सिंपल स्टेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन बनती है, ऑन द अदर हैंड इफ़ ए प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख टू बी। अब यहाँ पे कंडीशन लग गई बीच में, कंडीशन कि अगर ए उस जो घर के ऊपर एक केस चल रहा है, अगर वो केस जीत गया तो वो घर 5 लाख रुपए में उसको दे देगा। तो यहाँ कंडीशन है, कंडीशन कॉन्टीजेंट बना दिया इसको, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कैसे कि अगर वो केस जीतेगा तभी वो 5 लाख रुपीज़ में उसको बी को बेचेगा ए के लिए। तो यहाँ कंडीशन लग गया, तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसलिए इवेंट जो है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए प्रोमिसर की खुद की विल और डिज़ायर पे, वो कंडीशन पे डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। रूल्स फॉर एनफोर्सिंग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उनको एनफोर्स होने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। सेक्शन 32 टू सेक्शन 36 of the Indian Contract Act define the rules for enforcing contingent contract. The following are the main such rules. देखिए फर्स्ट रूल है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। देखो जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी एनफोर्सेबल होगा जब फ्यूचर में एक अनसर्टेन इवेंट था, अगर वो हो जाता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ा ये कि ए ने बोला कि बी को अपना घर बेच दूंगा अगर जो उस पर केस चल रहा है जीत जाऊंगा। तो एक अनसर्टेन इवेंट था कि केस अगर जीता, उसके हैपन होने पे केस फिर वो जीत गया, उसका मतलब हैपन हो गया वो इवेंट। तो अनसर्टेन इवेंट जो अनिश्चित चीज़ है, हमारे को नहीं पता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, वो अनसर्टेन इवेंट था, वो हो गया, दैट मीन्स वो जीत गया वो केस। तब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा कि भाई अब ए ने जैसे बोला था कि वो केस जीतेगा, वो जीत गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा कि 5 लाख रुपए में बी को अपना घर बेच देगा, ठीक है। अगला है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। एक इवेंट ना होने पर एनफोर्सेबल कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्टीजेंट होगा एक नॉन हैपनिंग एक अनसर्टेन इवेंट का हैपन और नॉन हैपन पर डिपेंड था, लेकिन वो नॉन हैपनिंग हुआ ही नहीं, वो हुआ ही नहीं वो इवेंट, फिर भी वो एनफोर्स हो सकता है। कब एनफोर्स होगा, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, कि उस इवेंट की होना इम्पॉसिबल हो गया, कि वो इवेंट होएगा ही नहीं, एंड नॉट बिफोर, ना पहले, ठीक है। अगर उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाता है तब वो एनफोर्सेबल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्रॉमिस द ओनर ऑफ अ शिप, ए ने प्रॉमिस किया ओनर ऑफ शिप को दैट इफ़ हिज शिप डज नॉट रिटर्न टू द पोर्ट, अगर उसकी शिप पोर्ट पे रिटर्न नहीं होती 80 लाख रुपीज़, तो उसको 80 लाख रुपीज़ पे करेगा टू द शिप ओनर को, ठीक है। अगर शिप रिटर्न नहीं होती, द शिप सिंक्स इन द सी बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की वजह से वो डूब गई शिप, एंड इट इज़ नो मोर पॉसिबल फॉर द शिप टू रिटर्न। अब पोर्ट के लिए कोई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल हो गया कि रिटर्न हो ही नहीं सकती वो। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल ऑन द सिंकिंग ऑफ द शिप। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल हुआ, जब शिप डूब गया, तभी हुआ ना एनफोर्सेबल। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, नहीं हैपन हुआ, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, फ्यूचर करने के लिए पर्सनल कंडक्ट इम्पॉसिबिलिटी होना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट अपॉन हाउ ए पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कॉन्टिजेंट, इस बेस पे कंडीशन लगी हुई है कि अपॉन हाउ ए पर्सन विल, कैसे एक पर्सन एक्ट करता है एन अनस्पेसिफाइड टाइम पे, स्पेसिफाइड टाइम पे नहीं अनस्पेसिफाइड टाइम पे, विल एक्ट ऑन अनस्पेसिफाइड टाइम। अनस्पेसिफाइड टाइम पे देखो इट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट होगा अपॉन हाउ ए पर्सन विल एक्ट, कैसे ए पर्सन एक्ट करेगा अनस्पेसिफाइड टाइम पे। द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्स इम्पॉसिबल। देखो जिसके रिगार्डिंग वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसी पर्सन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए इम्पॉसिबल बना दिया,
तो वो कॉन्टिजेंसी आ जाएगी बीच में। एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम। देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एग्रीज टू पे सर्टेन सम टू बी इफ़ द लेटर मैरिज सी। देखो ए ने बी को पैसे दिए। वैसे तो देखो ए भी सी से शादी करना चाहता है और बी भी सी से शादी करना चाहता है, ठीक है। तो ए कहता है बी को मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, पैसे देगा, क्या देगा इसको, पैसे देगा अगर तू मुझे मुझे सी से शादी करने देगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो रहा है, कंडीशन लग रही है। लेकिन जो सी है उसने डी से शादी कर ली। अब मान लो ए और बी दोनों क्या है, मेल हैं, दोनों लड़के हैं, बॉय हैं दोनों, और ये है लड़की, गर्ल है, ठीक है। ए कहता है इस बी वाले लड़के से कि तू इस लड़की की शादी नहीं करेगा, मैं तेरे को पैसे दूंगा, ठीक है। तो लेकिन जो लड़की ने शादी कर ली इस लड़के से, डी से, ठीक है, तो बी के लिए तो ये इम्पॉसिबल हो गया। दिस एक्ट ऑफ सी रेंडर्स इज इम्पॉसिबल फॉर बी टू मैरी सी। तो बी के लिए अब सी से शादी करना वैसे ही इम्पॉसिबल हो गया, तो अब क्यों इसके लिए पैसे देगा ये इसको, ठीक है। बट एक चीज़ के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है, अगर डी मर जाए। मान लो शादी तो कर ली लेकिन डी मर गया, ठीक है। अब डी मर गया तो अब कंडीशन ये बन सकती है कि सी शायद बी से शादी कर ले या ए से कर ले। तो अब यहाँ दोनों ये हो गया ना, अब इसको पैसे देगा तो फिर अब यहाँ बीच में से निकाल सकता है बी को ये, ठीक है। तो ये कंडीशन में हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी असर्टेन इफ़ दैट व्हेन सच एन इवेंट विल ऑकर। लेकिन ये असर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि डी मरेगा या नहीं मरेगा। द कॉन्ट्रैक्ट एज सच वुड बिकम वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड टाइम। देखो हमने पहले कहा था कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। अब यहाँ एक स्पेसिफाइड पीरियड भी लगा देंगे उस साथ में। पहले हमने खाली एक हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे बेस किया था, अब हम पीरियड जोड़ देंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो चीज़ होएगी या नहीं होएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, एग्जाम्पल कर लेते हैं सीधा इसका। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी इफ़ ए पर्टिकुलर शिप रिटर्न टू पोर्ट विद इन द ईयर। एक साल में वो शिप लौटेगा पोर्ट पर या नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब हो जाएगा, एक साल में लौटेगा या नहीं लौटेगा। इफ़ द शिप इज संक विद इन दैट पीरियड, अगर उसी पीरियड में अगर वो डूब गया, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एक साल पीरियड का टाइम दिया था, उसके बीच में वो हो गया, तो यहाँ बीच में स्पेसिफाइड पीरियड लगा दिया इसमें। अब नॉन हैपनिंग वाला देखो, एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस टू पे सम ऑफ मनी टू बी, पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न टू द पोर्ट विद इन अ ईयर। एक साल में वो वापस नहीं आएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और संक विद इन दैट पीरियड। तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल रहेगा चाहे एक साल के अंदर वो डूब जाए या 4 साल के अंदर वापस ना आए, ठीक है। एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। जो एग्रीमेंट है वो कॉन्टिंजेंट होगा, ठीक है, आकस्मिक होगा, अपॉन हैपनिंग ऑफ अगर एक इम्पॉसिबल इवेंट भी हैपन हो जाएगा तब। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ए कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ चीज़ करनी है या नहीं करनी, इफ़ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन टू इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। वेदर और नॉट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नॉन टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम। इम्पॉसिबिलिटी पता है या नहीं पता इवेंट की पार्टीज को। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस टू पे 10,000 टू बी इफ द लेटर कैन एनक्लोज ए स्पेस विद 2 straight lines. It is void agreement because it is impossible to enclose a space with 2 straight line. 2 straight line जा रही है, ठीक है, साथ में पैरेलल है, उसको एनक्लोज करना मुश्किल है क्योंकि वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसलिए क्या हो गया, ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया। एक तरह से लगा लो, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा, तो ये भी एनफोर्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल एक्ट है, ठीक है। अब देखिए
डिफरेंस बिटवीन वेजर एंड ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब वेजर कॉन्ट्रैक्ट का हमने इससे पीछे करा था ना 8th चैप्टर में, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। और अब हम करें कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर इवेंट के, अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें सिमिलैरिटी है इसके अंदर, लेकिन डिफरेंसेस हैं इनमें। देखिए, ए वेजरिंग एग्रीमेंट एंड ए कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विच मेक देम अपीयर टू बी सिमिलर। जो उनको लगता है कि सेम है लार्ज एक्सटेंट में, स्टिल देयर आर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस के पॉइंट हैं विच आर लिस्टेड इन व्हाट फॉलोज। देखिए लिखे हुए हैं, देखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा है, वेजरिंग एग्रीमेंट का लिखा है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का लिखा है। फर्स्ट, परफॉर्मेंस। पार्टीज, वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव नो इंटेंशन टू परफॉर्म, देयर ओनली इंटरेस्ट इज टू नो द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और गिव एंड टेक एन डिफरेंस। देखिए, इसमें कोई इंटेंशन नहीं होती कुछ परफॉर्म करना है, कुछ काम उन्हें करना है। उन्हें बस ये देखना है कि ये इवेंट होएगा या नहीं होएगा, होएगा तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं होएगा जो भी शर्त लगी है, इतना शर्त होता है वेजरिंग इवेंट, ऐसे रेन होएगी या नहीं होएगी, बस यही करना है। कुछ परफॉर्म तो नहीं करना उन्हें कि भाई रेन होएगी तो मैं तेरे को ये दूँ, मतलब कि मैं अनाज दूंगा, या ऐसा कुछ नहीं है ना। बस ये रेन होना या ना होना डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म व्हाट दे प्रॉमिस। उन्होंने परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं जो प्रॉमिस किया है। कि जैसे कि मेरा ये केस जो चल रहा है, अगर ये पूरा हो गया, केस में जीत गया, तो तेरे को घर दूंगा, मतलब घर बेच दूंगा, तब कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। परफॉर्मेंस बेस्ड होती है अनसर्टेन इवेंट के होने पर। विन और लूज, वन पार्टी इज अ विनर एंड द अदर इज अ लूजर। इसमें होता है देयर इज अ गेन और फॉर वन एंड लॉस फॉर द अनदर। यही होता है बस। अगर रेन हुई, एक जिसने हुई लगाई उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जिसने नहीं हुई लगाई थी उसके लिए लॉस होएगा। विन और लॉस इज एसेंशियल फीचर। इसमें कोई एसेंशियल कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में विन और लॉस नहीं होता कुछ भी, ठीक है। लीगलिटी देखिए, इट इज़ ओनली एन एग्रीमेंट एंड इज़ वॉइड बाय लॉ। ये सिर्फ एग्रीमेंट है और इसको जो लॉ वॉइड करता है, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कोई इसमें एसेंशियल फीचर नहीं होते। इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉमिस, बोथ पार्टीज मेक ए प्रॉमिस टू ईच अदर। दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती है ईच अदर को। ओनली वन पार्टी में मेक अ प्रॉमिस। इसमें सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर मैं केस जीत गया तो मैं घर बेच दूंगा, ठीक है, दूसरा प्रॉमिस नहीं करता। नेचर, एग्रीमेंट इज एसेंशियली कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट है जो दोनों के बीच में वेजर एग्रीमेंट है ना, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह से, क्योंकि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एसेंशियली वेजर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजर नहीं हो सकता, ठीक है, वेजर नहीं है। इंटरेस्ट, पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग द वेजर। पार्टीज के बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इन सब्जेक्ट के बेस पे, कि विनिंग और लूजिंग द वेजर, बस इसके रिगार्डिंग, बस और कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टीज़ का, बस विन करना है या लूज़ करना है, यही इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें पार्टीज हैव मोर इंटरेस्ट इन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसमें सिर्फ, इसमें क्योंकि परफॉर्मेंस भी होएगी, तो इसलिए नॉन हैपनिंग और हैपनिंग इवेंट के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनका इंटरेस्ट होगा। फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर इवेंट इज़ द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। जो फ्यूचर इवेंट है वही मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि विन और लूज़ होगा, रेन आएगी या नहीं आएगी, वो सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर है। एक बंदा जीतेगा या हारेगा। ए फ्यूचर इवेंट इज़ ओनली ए कोलेट्रल। इसमें सिर्फ फ्यूचर इवेंट सिर्फ कोलेट्रल है, क्योंकि वो फ्यूचर इवेंट होने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, इसलिए वो सिर्फ एक कोलेट्रल चीज़ है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा अच्छे से, और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो चैप्टर है कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो अच्छे से, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट।